उदय एजुकेशन हिंडौन की ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। कक्षा 8 विषय विज्ञान पाठ नंबर 3 जिसका नाम संश्लेषित रेशे और प्लास्टिक है, उस पाठ को हम कराने जा रहे हैं। तो देखिए, इस पाठ को शुरू करने से पहले हम कक्षा 7 में पढ़ चुके हैं कि जो रेशे होते हैं उनके द्वारा वस्त्र बनाए जाते हैं। प्लास्टिक के द्वारा अनेक बहुमूल्य जो वस्तुएं हैं उनका निर्माण किया जाता है। तो देखिए, वो पोशाक जिन्हें हम पहनते हैं कपड़े से निर्मित होती हैं। कपड़े प्राकृतिक अथवा कृत्रिम स्रोतों से प्राप्त रेशों से बनाए जाते हैं। क्या आप कुछ प्राकृतिक रेशों के नाम बता सकते हैं? रेशों का उपयोग विविध प्रकार की अनेक घरेलू वस्तुओं के निर्माण हेतु किया जाता है। रेशों से निर्मित कुछ सामान्य वस्तुओं की सूची बनाइए और इन्हें प्राकृतिक और कृत्रिम रेशों से निर्मित वस्तुओं में विभाजित करने का प्रयास कीजिए। एक प्रयास दिया है और प्रयास में बताया गया है कि वस्तु का नाम लिखना है और उसमें जो रेशा है, जो धागा है, वो किस प्रकार का है, प्राकृतिक है या कृत्रिम है, प्राकृतिक है या कृत्रिम है, वह आपको बताना है। जैसे मैं आपके लिए बता देता हूँ, रस्सी में कृत्रिम रेशे होते हैं, स्वेटर प्राकृतिक रेशे होते हैं। इसी प्रकार से उसमें जो रेशे हैं उनके प्रकार को लिखना है। हम सभी जानते हैं, कक्षा 7 में हम पढ़ चुके हैं कि वे रेशे जो मनुष्य के द्वारा बनाए जाते हैं, मानव के द्वारा संश्लेषित किए जाते हैं, कृत्रिम रेशे कहलाते हैं। और वे रेशे जो प्रकृति से प्राप्त होते हैं, अर्थात प्रकृति से अनेक विभिन्न प्रकृति जो है उसके विभिन्न प्रकार के, हम ये कह सकते हैं कि जो प्रकृति है, जैसे जंतु हैं और रेशम और अनेक प्रकृति से, जैसे कपास है, उससे हमें प्रकृति से प्राप्त हो रहा है यदि रेशा, तो वह प्राकृतिक रेशा होता है। तो देखिए, आपने कुछ वस्तुओं को कृत्रिम चिन्हित क्यों किया, कृत्रिम क्यों कहा? क्योंकि वो मनुष्य के द्वारा संश्लेषित किए गए हैं उनके रेशे। आपने अपनी पिछली कक्षाओं में पढ़ा है कि प्रकृति की प्राकृतिक रेशे जैसे कपास, ऊन, रेशम आदि पौधे अथवा जंतुओं से प्राप्त होते हैं। दूसरी ओर संश्लेषित रेशे मनुष्यों द्वारा बनाए जाते हैं, इसलिए ये संश्लेषित अथवा मानव निर्मित रेशे कहलाते हैं। फिर से वही परिभाषा आई है कि जो रेशे संश्लेषित या मनुष्यों द्वारा बनाए जाते हैं वे संश्लेषित रेशे अथवा मानव निर्मित रेशे कहलाते हैं, और वे रेशे जो प्रकृति से प्राप्त होते हैं वे प्राकृतिक रेशे कहलाते हैं। हम इस क्लास में अधिकतर जो कृत्रिम रेशे हैं कौन कौन से हैं, उनकी विशेषताएं क्या क्या हैं, ये पढ़ेंगे। अब देखिए आगे, संश्लेषित रेशे क्या हैं, यानी जो संश्लेषित रेशे हैं वो क्या हैं, किस प्रकार से उनको बनाया जाता है। तो एक हमारे लिए उदाहरण दिया गया है। धागे से जुड़े मनकों के हार में पाई जाने वाली एक रूप बनावट का स्मरण करने का प्रयास कीजिए। जो माला होती है उसका स्मरण करो कि जो माला किस प्रकार से बनाई जाती है। चित्र में के अथवा के समान कुछ कागज क्लिपों को जोड़कर लंबी श्रृंखला बनाने का प्रयास कीजिए। क्या दोनों में कोई समानता है? तो देखिए, जो माला होती है, जब हमने याद किया तो हमें पाया कि जो माला होते हैं उसमें अनेक बीज होते हैं और वो समान होते हैं, जो बीज होते हैं वो समान होते हैं। उसी तरह से जो कागज़ की हमने एक श्रृंखला बनाई है, उसमें छोटे छोटे कागज़ों के टुकड़ों को जोड़ करके एक श्रृंखला बनाई है। हमने इन दोनों में समानता पाई कि ये दोनों ही छोटी छोटी इकाइयों के द्वारा छोटे छोटे, जैसे माला छोटे छोटे मणकों से, और जो कागज़ की जो ये हमने बनाई है क्लिपों को जोड़ जोड़ करके, अच्छा छोटी क्लिपों के द्वारा एक बड़ी श्रृंखला का निर्माण हुआ है। देखिए, एक संश्लेषित रेशा भी छोटी इकाइयों को जोड़कर बनाई गई एक श्रृंखला होता है। यानी इन दोनों उदाहरणों से हमारे लिए जो किताब है यह समझाना चाह रही है कि जो रेशे होते हैं ना, वह भी छोटी छोटी इकाइयों से इनका निर्माण होता है। प्रत्येक छोटी इकाई वास्तव में रासायनिक पदार्थ होती है। प्रत्येक छोटी इकाई जो होती है, जो अपन के कृत्रिम रेशे होते हैं, उनमें प्रत्येक छोटी जो इकाई है वह रासायनिक पदार्थ होता है। इस प्रकार की अनेक छोटी इकाइयां मिलकर एक बड़ी एकल इकाई का निर्माण करते हैं।
इस प्रकार से जिस प्रकार से जो रेल के डिब्बे होते हैं उसमें रेल के डिब्बे मिलकर के एक रेल का निर्माण करते हैं, इसी तरह से छोटी छोटी इकाइयाँ मिलकर जब किसी बड़ी वस्तु का निर्माण करती हैं तो वो बहुलक कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? बहुलक। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि अनेक छोटी छोटी इकाइयाँ मिलकर बड़ी एकल इकाई बनाते हैं तो वह बहुलक कहलाती हैं। बहुलक को पॉलीमर कहा जाता है, बहुलक को पॉलीमर। और पॉलीमर जो शब्द है वह ग्रीक भाषा के 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है। जो पॉलीमर शब्द है यह है ग्रीक भाषा का शब्द है, और जो ये ग्रीक भाषा का शब्द है इसमें 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है। पॉली का अर्थ होता है अनेक, जिसमें 2 शब्द हैं पॉली और मर। पॉली और मर। पॉली का अर्थ होता है अनेक और मर का अर्थ होता है इकाइयाँ, यानी अनेक इकाइयों के दोहराने से जिस वस्तु का निर्माण होता है, एक लग वस्तु का निर्माण होता है, वह बहुलक होती है। अतः एक पॉलीमर या बहुलक बहुत सी छोटी इकाइयों के दोहराने से बनता है। अब देखिए आगे, हमने आगे देखना है। बहुलक प्रकृति में पाए जाते हैं। जो बहुलक होते हैं वो प्रकृति में पाए जाते हैं। उदाहरण के लिए कपास एक बहुलक है, यानी जो कपास होता है ना वह भी एक प्रकार का बहुलक है। जो कपास है वह भी बहुलक है, और जो कपास होता है यह प्राकृतिक बहुलक है क्योंकि ये प्रकृति में पाया जाता है। उदाहरण के लिए कपास एक बहुलक है जो सेलुलोज कहलाता है, जो सेलुलोज कहलाता है। और जो सेलुलोज होता है, सेलुलोज ग्लूकोज की छोटी इकाइयों द्वारा निर्मित होता है। तो हमने देखा कि जो बहुलक था वो छोटी इकाइयों के द्वारा निर्माण हो रहा था, और जो कपास होता है वह बहुलक है और उसका निर्माण सेलुलोज जो होता है ना, सेलुलोज के होता है, और जो सेलुलोज होता है वह ग्लूकोज की इकाइयों द्वारा उसका निर्माण होता है। अब देखिएगा आगे, जो संश्लेषित रेशों के प्रकार, जो संश्लेषित रेशे हुए हैं, मनुष्य द्वारा जिन रेशों का निर्माण किया गया है और रेशे के प्रकार। सबसे पहला जो रेशा है वह है रेयान। सबसे पहला जो रेशा है उसका नाम है रेयान, यानी रेयान जो रेशा है उसके बारे में हम जानेंगे। आपने कक्षा 6 में पढ़ा कि रेशम कीट से प्राप्त कि रेशम कीट से रेशम का जो धागा होता है वह प्राप्त किया जाता है। इसकी खोज चीन में हुई थी और इसे लंबे समय तक कड़ी सुरक्षा में गोपनीय रखा गया। रेशम रेशे से प्राप्त कपड़ा बहुत महंगा होता था। जो ये कपड़ा है रेशम का, ये बहुत महंगा हुआ करता था। क्यों हुआ करता था? क्योंकि इसको रेशम के धागे को निकालने की जो तकनीकी थी वह सिर्फ चीन के पास थी, और चीन ने उस तकनीकी को अपने तक ही सुरक्षित रखा, अन्य देशों के लिए नहीं, यानी उनके लिए ऐसा ज्ञान नहीं होने दिया कि जो रेशम का जो धागा है वो कैसे प्राप्त किया जाता है। और स्वयं वो ये चाहता था कि मैं इस रेशम के धागे का उत्पादन करके और रेशम के कपड़ों का निर्माण करके सभी विदेशों के लिए इसको बेचूं और अपना मुनाफा कमाऊं। इसलिए अब देखिएगा, बहुत महंगा होता था परंतु इसकी सुंदर बनावट से प्रत्येक व्यक्ति को मोह लिया था। इसकी सुंदर बनावट ने प्रत्येक व्यक्ति को मोह लिया था। प्रत्येक व्यक्ति की यह चाहना हुई कि हम भी इस रेशम का कपड़ा लेकर के और अपने वस्त्रों का या फिर किसी भी अन्य अपनी उपयोगी सामग्री का निर्माण करें। रेशम को कृत्रिम रूप से बनाने के प्रयास किए गए। जो रेशम है उसको कृत्रिम रूप से, कि भाई हम इसे, जो चीन है वो तो बना रहा है लेकिन कृत्रिम रूप से हम किस प्रकार से बना सकते हैं। 19वीं शताब्दी के अग्रिम छोर पर वैज्ञानिकों को रेशम समान गुणों वाले रेशे प्राप्त करने में सफलता प्राप्त हुई। इस प्रकार का रेशा कास्ट लुगदी, यानी जो लकड़ी की लुगदी के रासायनिक उपचार से प्राप्त किया जाता है। यह रेयान अथवा कृत्रिम रेशा कहलाता है, कृत्रिम रेशम कहलाता है। हमारे लिए प्रश्न ये आ सकता है कि जो रेयान है यानी जो कृत्रिम रेशम है, यानी कृत्रिम रेशम के नाम से जाने जाने वाला रेशा कौन सा है? तो कृत्रिम रेशे के नाम से जाने वाला जो रेशा है वह है रेयान। यद्यपि रेयान प्राकृतिक स्रोत कास्ट लुगदी से प्राप्त किया जाता है, यह एक मानव निर्मित रेशा है। यह रेशम से सस्ता होता है। जो रेशम होता है ना उससे सस्ता होता है, परंतु इसे रेशों के समान बुना
परंतु इसे रेशों के समान बुना जा सकता है, यानी सस्ता भी होता है और जो रेशम के रेशे होते हैं उसके समान ही से बुना जा सकता है। इसे रंगों की कई किस्मों से रंगा जा सकता है, यानी अलग अलग विभिन्न प्रकार के रंगों से इसे रंग सकते हैं। और रेयान को कपास के साथ मिलाकर के बिस्तर की चादरें बनाई जाती हैं, और ऊन के साथ मिल करके और ये ऊन के साथ ये कालीन या गलीचों का निर्माण करता है, जो हमारे लिए दिखी हुई है। रेयान से निर्मित जो वस्तुएं हैं ये इस प्रकार की होती हैं। अब देखिएगा आगे, अगला जो रेशम है वो नायलॉन है। मैं एक बार फिर से रेयान को और बता देता हूँ कि जो रेयान रेशा होता है उसे कृत्रिम रेशम कहा जाता है, और रेशम का जो धागा था उसके समान इसके गुण होते हैं। चिकना होता है, मुलायम होता है और आकर्षक यानी सुंदर लगने वाला होता है, चमकदार होता है। विभिन्न रंगों में इसे रंगा जा सकता है, और इसकी जो बुनाई होती है अर्थात इसको आसानी से बुन करके कपड़े का निर्माण किया जा सकता है। रेयान कृत्रिम रेशा है क्योंकि रेशम जैसे इसके गुण हैं। अब देखिएगा नायलॉन एक अन्य मानव निर्मित रेशा है। इसे 1931 में बिना किसी प्राकृतिक कच्चे माल के या जंतुओं से बिना, मतलब हम ये कह सकते हैं कि बिना किसी प्राकृतिक कच्चे माल के इसको बनाया गया था। यानी हम ये कह सकते हैं कि इसका निर्माण सर्वप्रथम यानी ऐसे कृत्रिम रेशों से कि इसमें किसी भी प्रकार का कोई भी प्रकृति से प्राप्त जो कच्चा माल है उसका उपयोग नहीं किया गया। इसका निर्माण कोयले, जल, वायु से किया जाता है। कोयले, जल और वायु से किया जाता है। यह प्रथम पूर्ण रूप से संश्लेषित रेशा था। यानी इसमें पूर्ण रूप से संश्लेषित का मतलब यह है कि यह मनुष्य के द्वारा संश्लेषित किया गया था, और इसमें पूर्ण रूप से संश्लेषित का कोई भी कच्चा माल, जिस प्रकार से रेयान को बनाने के लिए काष्ठ की लुगदी ली गई थी, इसी तरह से कोई भी, अब काष्ठ हमें कहाँ से प्राप्त होती है? प्रकृति से। तो जो कोयला है, जल है, वैसे वायु है, ये हमें वैसे तो प्रकृति से मिलते हैं, लेकिन हम पूरी तरह से इस प्रकार से आधारित नहीं है कि जो ये तो हमारी जो प्रकृति है उसमें पहले से ही स्थित है, यानी पूरी तरह से संश्लेषित है। कोयले का मतलब हम ये कहेंगे कार्बन, जल और वायु से। अब देखिएगा, नायलॉन रेशा प्रबल, प्रत्यास्थ और हल्का था। यह चमकीला और धुलने में सुगम था, अतः यह कपड़ों के निर्माण हेतु प्रचलित हुआ। क्या नायलॉन रेशा वास्तव में इतना प्रबल है कि हम इससे नायलॉन पैरासूट और चद्दरों पर चढ़ाने हेतु रस्से, चट्टानों पर, यानी हम ये कह सकते हैं कि जो नायलॉन का जो रेशा होता है वो बहुत ही मजबूत होता है, और इसके द्वारा पैरासूटों का निर्माण किया जाता है, और चट्टानों पर चढ़ने हेतु रस्सों का उपयोग किया जाता है। हम नायलॉन से निर्मित अनेक वस्तुओं का उपयोग करते हैं, जैसे जुर्राबें, रस्से, तंबू, दांत साफ करने का ब्रश, कारों की जो सीट बेल्टें होती हैं, सीट के पट्टे और स्लीपिंग बैग और पर्दे। और नायलॉन का उपयोग अत्यधिक जो किया जाता है वह मजबूत कपड़े के रूप में किया जाता है, और नायलॉन के द्वारा जो रस्से होते हैं वो बनाए जाते हैं, और नायलॉन के द्वारा पैरासूट भी जो होते हैं पैरासूट वो बनाए जाते हैं। देखिएगा, मोजे, रस्सी, ब्रश एवं पर्दे। क्या नायलॉन के रेशे सचमुच मजबूत होते हैं? हम इससे पैरासूट और चट्टानों पर चढ़ने की रस्सी का निर्माण कर सकते हैं। तो बिल्कुल सही है ये बात, ये बहुत ही मजबूत रेशे होते हैं। अब देखिएगा आगे, और चट्टानों पर चढ़ने हेतु रस्सों के निर्माण में भी इसका उपयोग किया जाता है। यानी चट्टानों पर चढ़ने हेतु रस्सों के निर्माण में भी इसका उपयोग किया जाता है। नायलॉन का तार इस्पात के तार से अधिक प्रबल होता है। इस्पात का मतलब यह है कि जो धातु होती है उससे भी मजबूत होता है इसका तार। अब देखिएगा आगे, हमारे लिए दो चित्र दिए गए हैं, जिनमें जो पर्वतारोही है वह रस्से को पकड़कर चढ़ रहा है, और जो सैनिक है जो पैरासूट उड़कर
पैराशूट से उड़ रहा है, अर्थात पैराशूट और ये रस्से इसी नायलॉन के द्वारा नायलॉन के रेसे द्वारा या नायलॉन के द्वारा बनाए जाते हैं और बहुत ही मजबूत होते हैं। एक क्रियाकलाप करना है। एक क्लैप युक्त लोहे का स्टैंड लीजिए, लगभग 60 सेमी लंबा एक सूती धागा लीजिए, इसे क्लैंप से बांध दीजिए जिससे यह स्वतंत्र रूप से लटक जाए जैसा चित्र में प्रदर्शित किया गया है। मुक्त सिरे पर एक हुक लगा पलड़ा बांध दीजिए जिसमें बाँट रखे जा सकें। पलड़े में एक एक करके बाँट तब तक रखते चले जाइए जब तक कि धागा टूट ना जाए। धागे को तोड़ने हेतु आवश्यक कुल भार को लिख लीजिए। यह भार रेशे की सामर्थ्यता बताता है। इसी प्रक्रिया को ऊन, पॉलिस्टर, रेशम और नायलॉन के धागे के साथ दोहराइए। आंकड़े को सारणी की भांति सारणीबद्ध कीजिए और धागों को उनके बढ़ते और सामर्थ्यता क्रम में देखिए। तो कुछ नहीं करना है आपको, एक हुक वाला जो स्टैंड होता है वो ले लेना है और उसके बाद ये अलग अलग प्रकार के धागे ले लेने और धागे लेकर के उनमें पलड़ा बांध लेना है जिससे कि हम बाँट रखें। तो यदि कोई 5 किलो पर टूटता है, कोई 4 किलो पर, तो इस तरह से हमें पता चल जाएगी कि कौन सा जो धागा है वो बहुत मजबूत है। जैसे कपास है वह मुलायम होता है धागा, यानी कपास का जो धागा है, ऊन का जो धागा है वो कपास की तुलना में मजबूत होता है। रेशम का जो धागा है वह ऊन की तुलना में मजबूत होता है और नायलॉन का जो धागा है वह कपास, ऊन और रेशम इन तीनों से मजबूत होता है। क्योंकि नायलॉन में मैं बता चुका हूँ पैराशूट और जो पर्वतारोही होते हैं वो अपने रस्सों का निर्माण करते हैं। ये प्रयोग आप किस प्रकार से कर सकते हो? ये प्रयोग आप दीवार में एक कील लगा करके और उसमें कील लगा करके और धागों को बांध करके और धारों जो अपन का पल्ला लगाया था हमने उस जगह पे पॉलीथीन की थैली बांध सकते हैं और बांटों के स्थान पर कांच की गोलियों का उपयोग कर सकते हैं। अब देखिए सावधानी क्या रखनी है, ध्यान रखना चाहिए हमें। क्या रखना है ध्यान कि सभी धागों की जो मोटाई है और लंबाई है वह बराबर होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आप ऊन के धागे लें और ऊन के कई धागों को एक साथ बंडल बना करके और इस प्रयोग को या इस क्रियाकलाप को करेंगे तो आपके जो इच्छित मान हैं वह गलत आएंगे क्योंकि वह मजबूत हो जाएगा। अब देखिएगा आगे पॉलिस्टर और एक्रिलिक, यह है हमारा, यानी हमने अब तक दो रेसों के बारे में जाना, रेयान और नायलॉन। नायलॉन मजबूत रेशा होता है और इससे आसानी से कपड़े बनाए जा सकते हैं, सुगमता से धुल सकते हैं और वजन में हल्के होते हैं। ये इस प्रकार की सारी विशेषताएं होती हैं। अब देखिएगा पॉलिस्टर और एक्रिलिक, मैंने आपके लिए पहले ही बता दिया था कि प्रत्येक रेशा एक प्रकार का बहुलक है, छोटी छोटी इकाइयों से मिलकर बना हुआ है। पॉलिस्टर जो है यह एस्टर जो होता है, एस्टर नामक जो हम ये कह सकते हैं एस्टर का बहुलक है। ये किसका बहुलक है? एस्टर का। और एस्टर के अनेक प्रकार होती हैं। तो देखिए पॉलिस्टर एक अन्य संश्लेषित रेशा है। इस रेशे से बने कपड़ों में आसानी से सलवटें नहीं पड़ती। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो पॉलिस्टर है ना, पॉलिस्टर जो रेशा है वह एक संश्लेषित रेशा है और इस रेशे में आसानी से सलवटें नहीं पड़ती। यह सपाट रेशा है, जो यह सपाट रहता है और सफलतापूर्वक धुल जाता है। अतः यह वस्त्र सामग्री हेतु पर्याप्त उपयोगी पदार्थ है। यानी वस्त्रों का निर्माण इससे आसानी से और सुगमता से और अति महत्वपूर्ण आवश्यक काम जो कि आसानी से धुल सकता है तो अत्यधिक उपयोगी होगा, तो पर्याप्त उपयोगी पदार्थ है। आपने लोगों को सुंदर पॉलिस्टर की कमीज़ें और अन्य परिधान पहने अवश्य देखा होगा। टेरिलीन एक लोकप्रिय पॉलिस्टर है। इसे बहुत महीन रेशों में खींचा जा सकता है, जिन्हें फिर किसी भी अन्य तंतु समान बुना जा सकता है। यानी जो हम ये कह सकते हैं टेरिलीन जो है एक लोकप्रिय एस्टर है और इसे महीन रेशों में खींचा जा सकता है और हम ये कह सकते हैं कि अन्य तंतु समान, यानी अन्य तंतु का मतलब है अन्य धागों के समान, रेशम के धागों के समान इसे फिर से बुना जा सकता है। अब देखिएगा अगला,
ये जो पहेली है वो क्या सोच रही है, मेरी माँ जल के लिए, जो मेरी माँ है वो कह रही है जल के लिए सदैव पेट PET बोतलें और चावल और चीनी संचयन के लिए पेट जार रखती है। मैं जानने के लिए उत्सुक हूँ कि आखिर यह पेट क्या है। तो देखिएगा, मैं आपके लिए बता देता हूँ। आपने देखा होगा जो आप पानी की बोतल लाते हो उस पर PET एक त्रिभुजाकार डंडी रूप में, यानी जो त्रिभुजाकार होता है, प्लास्टिक पर एक त्रिभुजाकार त्रिभुज बना हुआ होता है, उस पर लिखा हुआ होता है PET पेट। इसका पूरा नाम है पॉलीएथिलीन टेरफ्थलेट। इसका पूरा नाम जो है पॉलीएथिलीन टेरफ्थलेट। यह बहुत सुपरिचित प्रकार का पॉलिस्टर है। सुपरिचित प्रकार का प्लास्टिक का मतलब है कि ये परिचित प्लास्टिक है, यानी परिचित पॉलिस्टर है। जिसका जो परिचित पॉलिस्टर का मतलब ये है कि इस पॉलिस्टर के बारे में हम जानते हैं। इसका उपयोग बोतलें, बर्तन, फिल्म, तार व अन्य बहुत से उपयोगी उत्पादों के निर्माण में किया जाता है। चारों ओर दृष्टि घुमाएं और पॉलिस्टर से निर्मित वस्तुओं की एक सूची बनाएं। हमको चारों तरफ नज़र घुमा करके पॉलिस्टर से जो जो वस्तुएं बनी हुई हैं उनकी सूची बनानी है। अब देखिएगा, पॉलिस्टर, पॉली प्लस एस्टर, वास्तव में एक रसायन जो एस्टर कहलाता है। वास्तव में एक रसायन होता है एस्टर की इकाइयों की पुनरावृत्ति से बनता है। एस्टर वे रसायन होते हैं जो फलों को उनकी गंध प्रदान करते हैं। जो एस्टर होते हैं वे रसायन होते हैं जो फलों को उनकी गंध प्रदान करते हैं। निर्मित कपड़े पॉलीकोट और पॉलीवुल, टेरिकोट आदि नामों से बेचे जाते हैं। जैसे कि नाम सुझाते हैं, ये कपड़े दो प्रकार के रेशों को मिलाकर बनाए जाते हैं। पॉलीकोट पॉलिएस्टर और कपास का मिश्रण है। देखिएगा, ये हमें याद रखना है कि जो पॉलीकोट है, पॉलीकोट, पॉली का मतलब है पॉलिस्टर और कोट का मतलब है कपास का मिश्रण है। पॉलीवुल यह है पॉलिस्टर और ऊन का मिश्रण है। तो आप याद रख लेना कि पॉलीकोट का मतलब है पॉलिस्टर प्लस कपास और पॉलीवुल का मतलब है पॉलिस्टर प्लस ऊन। अब देखिएगा, इनका मिश्रण है। और जो एस्टर होते हैं ये रासायनिक पदार्थ होते हैं। हम सर्दियों में स्वेटर पहनते हैं तथा शाल अथवा कंबलों का उपयोग करते हैं। इनमें से बहुत से वास्तव में प्राकृतिक ऊन से निर्मित नहीं होते, यद्यपि वे ऊन के सदृश दिखाई देते हैं। यानी कुछ ऐसे स्वेटर होते हैं जो लगते तो ऊन जैसे हैं, लेकिन वो पूरी तरह से ऊन से नहीं बने हुए होते। ये अन्य प्रकार के संश्लेषित रेशों से तैयार किए जाते हैं जो एक्रिलिक कहलाते हैं या कहलाता है। यानी हम ये कह सकते हैं कि हम सर्दियों में जो स्वेटर पहनते हैं वो ऐसे लगते हैं हमें जाने ऊन से बने हुए हैं, लेकिन वो ऊन के नहीं होते हैं। वो जो धागे हुए, जो एक प्रकार से हम ये कह सकते हैं वो एक्रिलिक जो रेशा है उसके द्वारा बने होते हैं। प्राकृतिक स्रोतों से बने या प्राप्त ऊन काफ़ी महंगी होती है, जबकि एक्रिलिक से बनी वस्तुएं अपेक्षाकृत सस्ती होती हैं। ये विविध रंगों में उपलब्ध होती हैं। संश्लेषित रेशे अधिक टिकाऊ और पहुंच के भीतर होते हैं। अधिक टिकाऊ यानी जो संश्लेषित रेशे हैं ना, वो बहुत टिकाऊ का मतलब है ज़्यादातर चलने वाले, यानी अधिक चलने वाले, और पहुंच के भीतर अर्थात आसानी से खरीदे जाने वाले, जिससे ये प्राकृतिक रेशों की अपेक्षा अधिक लोकप्रिय हैं। क्यों? क्योंकि जो प्राकृतिक रेशे होते हैं वो महंगे पड़ते हैं, और महंगे पड़ने के साथ साथ वो जो रेशे होते हैं, जो मैं ये कह सकता हूँ कि प्राकृतिक जो रेशों से बने हुए जो कपड़े हैं वो महंगे पड़ते हैं, और टिकाऊ भी कम इसलिए होते हैं क्योंकि वो प्रकृति से प्राप्त होते हैं, और प्रकृति से जो प्राप्त वस्तुएं होती हैं उनको जो हम ये कह सकते हैं उनका विखंडन भी आसानी से हो जाता है। जबकि संश्लेषित जो वस्तुएं, जैसे अब प्लास्टिक है वो संश्लेषित की गई है तो उसका अपघटन हो ही नहीं पाता है, मतलब हम ये कह सकते हैं बड़े दिनों के बाद होता है। आप पूर्व में प्राकृतिक रेशों को जलाने का क्रियाकलाप देख चुके हैं, कक्षा 7 में देख चुके हैं।
यदि आप संश्लेषित रेशों को जलाने का प्रयास करते हैं, जो संश्लेषित रेशे होते हैं उनको जलाने का प्रयास करते हैं या करें, तो आप पाएंगे कि उनका व्यवहार प्राकृतिक रेशों से भिन्न होता है, अलग ही होता है। आसानी से जल जाते हैं और जलने के साथ साथ गंदी गैस निकालते हैं। आप यह भी पाएंगे कि संश्लेषित रेशे गर्म करने पर पिघल जाते हैं, यानी जलने का प्रकार इस प्रकार से अलग है कि वो जलते हैं और जलने से पहले क्या है, जैसे ही वो हीट पकड़ते हैं तो वो पिघल जाते हैं। यह वास्तव में संश्लेषित रेशे का हानिकारक गुण है। यदि वस्त्र में आग लग जाती है तो यह बहुत आपदाजनक हो सकता है। कपड़ा पिघल जाता है और पहनने वाला जो व्यक्ति होता है उसके शरीर से चिपक जाता है। अतः हमें प्रयोगशाला अथवा रसोई में कार्य करते समय संश्लेषित वस्त्र नहीं पहनने चाहिए। जो संश्लेषित रेशे होते हैं वो एक प्रकार के रसायन होते हैं और रसायनों से जब उनको ताप लगता है या उनके लिए जब वो आग लगती है तो वो सिकुड़ने लगते हैं, पिघल जाते हैं और पिघलने के बाद वो अपन के जो लोग उन्हें पहनते हैं उनके लिए अत्यधिक हानिकारक होते हैं। ओहो, अब मैं समझी कि मेरी माँ रसोई में काम करते समय पॉलिस्टर से बने वस्त्र क्यों नहीं पहनती। वो जो पहेली जो है वो उसने समझा है। आज की जो हमारी माँ है, यानी उनकी माँ है जो पहले की, जो रसोई में काम करती है तो पॉलिस्टर के कपड़े नहीं पहनती। सभी संश्लेषित रेशे पेट्रोलियम मूल के कच्चे माल, जो पेट्रोल रसायन कहते हैं से विविध प्रक्रमों द्वारा तैयार किए जाते हैं। यानी हम यह कह सकते हैं इसके द्वारा कि जो संश्लेषित रेशे हैं ना वो अधिकतर पेट्रोलियम मूल के कच्चे माल, यानी पेट्रोल जो जैसे कोयला है, जैसे कोयले से बन रहा था, जो रेयान था, उसके बाद हमने नायलॉन पढ़ा था। नायलॉन हमारा पूरी तरह से संश्लेषित रेशा था, तो वो कोयले से बन रहा था और कोयला एक प्रकार से कार्बन है। कोयला जो है तो कोयले में हम ये कह सकते हैं कि कोयला जो पेट्रोलियम का, यानी पेट्रोल निकालने से, यानी खनिज हैं पेट्रोलियम मूल के कच्चे माल हैं और ये विविध प्रक्रमों द्वारा तैयार किए जाते हैं, तो इसलिए इनमें जो आग है वह भी आसानी से लगती है। अब देखो संश्लेषित रेशों के गुणधर्म, यानी जो संश्लेषित रेशे हैं ना उनके गुणधर्म का मतलब है उनकी विशेषताएं क्या क्या हैं। कल्पना करिए कि आज वर्षा का दिन है, यानी बरसात का दिन है, ठीक है। आप किस प्रकार का छाता प्रयोग में लाएंगे और क्यों? संश्लेषित रेशे अद्वितीय गुणधर्म वाले होते हैं। अद्वितीय गुणधर्म का मतलब है अधिक गुणधर्म वाले, यानी एक प्रकार से इनके गुणधर्म वाला और कोई नहीं, अद्वितीय, यानी दूसरा ऐसा कोई भी नहीं होता है जो इनके बराबर, इनके जैसे गुणधर्म हों, उनके जैसी विशेषताएं हों, जो इन्हें परिधान सामग्री हेतु लोकप्रिय बनाते हैं। सबसे पहले ये शीघ्र सूखते हैं, धोने के बाद बहुत जल्दी सूखते हैं, तो यह गुण सभी के पसंद आएगा, आपको भी आएगा कि आपने फटाक धोए और अति शीघ्र सूख गए। तो अधिक चलाऊ, कम महंगे। अधिक चलाऊ का मतलब है लंबे समय तक चलते हैं। कम महंगे, यानी महंगे भी नहीं होते हैं। आसानी से उपलब्ध और रखरखाव में सुविधाजनक होते हैं, आसानी से कहीं भी रखा जा सकता है। निम्नलिखित क्रियाकलाप संपादित कीजिए और स्वयं सीखिए। अब हमें एक क्रियाकलाप करना है, देखिएगा। एक आकार के 2 कपड़े के टुकड़े लीजिए, प्रत्येक लगभग आधा मीटर वर्ग का हो। इनमें से एक प्राकृतिक रेशे से निर्मित होना चाहिए, दूसरा संश्लेषित रेशों से बना हुआ हो सकता है। इन टुकड़ों के चयन हेतु अपने माता पिता की मदद ले सकते हैं। टुकड़ों को पृथक बीकरों या मगों में भिगोइए। जो टुकड़े हैं उनको क्या करना है हमको, टुकड़ों को पृथक बीकरों या मगों में भिगोइए जिनमें बराबर मात्रा में जल भरा हो। 5 मिनट बाद कपड़े के टुकड़ों को पात्र से निकाल लीजिए और इन्हें कुछ मिनटों के लिए धूप में फैलाइए। प्रत्येक पात्र में शेष रहे जल के आयतन की परस्पर तुलना कीजिए। यानी हमें तुलना करना है, कुछ नहीं करना है। संश्लेषित रेशे ले लेने और प्राकृतिक रेशे लेने हैं और लेने के बाद उन्हें एक समान जो जल है उसमें भिगो करके
और बाहर निकाल करके सुखा देने हैं और फिर उस जल के आयतन, जो जल है उसके आयतन की परस्पर तुलना करनी है। क्या संश्लेषित रेशे प्राकृतिक रेशों की अपेक्षा कम जल सोखते हैं? हाँ। क्या वे सूखने में कम समय लेते हैं? हाँ। यह क्रियाकलाप आपको संश्लेषित कपड़ों के गुणधर्मों के बारे में पता बतलाएगा। अपने माता पिता से इन कपड़ों के प्राकृतिक रेशों की तुलना में चिरस्थायी या टिकाऊपन, मूल्य और रखरखाव के विषय में जानकारी प्राप्त कीजिए। तो मैं आपके लिए बता देता हूँ कि जो प्राकृतिक रेशे होते हैं ना, वो अधिक जल का अवशोषण करते हैं और अधिक जल का अवशोषण करने के कारण वो लेट सूखते हैं और जबकि जो संश्लेषित रेशे होते हैं वो कम जल को क्या करते हैं, धारण करते हैं और अतिशीघ्र सूख जाते हैं। और जो प्राकृतिक रेशे होते हैं उनमें सलवटें पड़ जाती हैं, कृत्रिम रेशों में सलवटें नहीं पड़ती। और प्राकृतिक रेशे जो होते हैं अधिक मेहनत के कारण और अधिक लागत से प्राप्त किए जाते हैं, इसलिए ये महंगे भी होते हैं। जबकि अन्य जो संश्लेषित रेशे हैं ये फैक्ट्रियों में एक साथ बड़ी मात्रा में बनाए जाते हैं, जिससे ये हमें सस्ते पड़ जाते हैं। अब देखिएगा प्लास्टिक। अब हमें प्लास्टिक के बारे में जानना है। प्लास्टिक भी एक प्रकार के बहुलक ही होते हैं। जो प्लास्टिक होते हैं ना, वो भी एक प्रकार के बहुलक होते हैं। आप घर पर प्रतिदिन काम में आने वाली बहुत सी प्लास्टिक की वस्तुओं से परिचित होंगे। इस प्रकार की वस्तुएं और अनेक उनके उपयोगों की एक सूची बनाइए। संश्लेषित रेशों की तरह प्लास्टिक भी एक प्रकार का बहुलक है। सभी प्लास्टिकों में इकाइयों की व्यवस्था एक ही प्रकार की होती है, एक ही प्रकार की नहीं होती है। जिस प्रकार से जो रेशे हैं वो अलग अलग प्रकार से बनाए जा रहे थे, उसी प्रकार से प्लास्टिक भी की जो इकाइयाँ होती हैं, इकाइयों की व्यवस्था जो होती है वो एक प्रकार की नहीं होती है, अलग अलग होती है। कुछ में रेखीय होती है तो अन्य में तिर्यकबद्ध, यानी रेखीय का मतलब है एक के बाद एक। हम ये कह सकते हैं कि कुछ में तो रेखीय होती है, अर्थात एक रेखा में, जिस तरह से माना कि जो ये चित्र बना हुआ है ए में, कि ये एक इकाई हो गई, दूसरी इकाई ये हो गई, तीसरी ये हो गई, चौथी ये हो गई। इसी तरह से दूसरे प्लास्टिक में एक इकाई इधर, एक इकाई इधर, अर्थात समांतर भी हो सकती है, तिर्यक बोलेंगे इसे। हाँ जी, सभी प्लास्टिकों में इकाइयों की व्यवस्था एक ही प्रकार की नहीं होती, कुछ रेखीय है तो अन्य में तिर्यकबद्ध होती है। अब देखिएगा आगे, क्रॉसबद्ध वाली जो है ये है और रेखीय जो है वो ए है। अब देखिए आगे, प्लास्टिक की वस्तुएं सभी संभव आकार और साइजों में उपलब्ध होती हैं, जैसा चित्र में देख सकते हैं। क्या आपको आश्चर्य नहीं होता कि यह कैसे संभव है? यह तथ्य यह है कि प्लास्टिक आसानी से सांचे में डाला जा सकता है। आसानी से सांचे में ढालने का मतलब है उसको मनचाहा आकार दिया जा सकता है, अर्थात इसे कोई भी आकार दिया जा सकता है। प्लास्टिक का पुनः चक्रण हो सकता है, इसे पुनः प्रयुक्त किया जा सकता है, इसे रंगा जा सकता है, पिघलाया जा सकता है, इसे बेलकर चद्दरों में बदला जा सकता है और अथवा इसकी तारें बनाई जा सकती हैं। तार का मतलब है जो खींच करके इसकी तारें बनाई जा सकती हैं। इसलिए इनके इतने विभिन्न प्रकार के उपयोग हैं, इसलिए इनके विभिन्न प्रकार के उपयोग हैं कि कुर्सियाँ बन जाती हैं, जो अपनी प्लास्टिक की बाल्टियाँ हैं, गिलास हैं, और ये साथ में खिलौने भी इसके द्वारा आसानी से बन जाते हैं। क्योंकि जो प्लास्टिक है वो बहुत सारी विशेषताएं रखता है, जैसे उसे पिघलाकर मनचाहा आकार दिया जा सकता है और उससे चद्दर बनाई जा सकती हैं, तार बनाए जा सकते हैं, इस प्रकार से। अब देखिएगा पॉलीथीन। यह पॉली प्लस एथीन, जो हम पॉलीथीन कहते हैं ना, जिसमें हम हमारे माता पिता होते हैं सब्जियां लाते हैं, वो भी एक प्रकार का प्लास्टिक है। प्लास्टिक का एक उदाहरण है जो सामान्य उपयोग में आने वाली पॉलीथीन बनाने के काम आता है। यानी जो पॉलीथीन है, पॉली प्लस एथीन जो है वो प्लास्टिक का एक उदाहरण है और यह पॉलीथीन की थैलियाँ बनाने में काम आता है। इसको बोलते हैं एथीन। इसको क्या बोलते हैं? पॉली यानी बहुत मात्रा में, और एथीन जब एथीन आपस में मिलकर एथीन की 1 लाख इकाई आपस में मिलकर के, जब 1 लाख यानी एथीन जो है वो एक इकाई मिलकर के और एक श्रृंखला का निर्माण करती है, तो वो पॉलीथीन होती है, और जिसका उपयोग हम अनेक वस्तुओं को रखने में करते हैं। अब आप स्वयं प्लास्टिक के टुकड़े को
मोड़िए। क्या सभी प्लास्टिक वस्तुएं सरलतापूर्वक मोड़ी जा सकती हैं? आप देखेंगे कि कुछ प्लास्टिक की वस्तुएं सरलतापूर्वक मोड़ी जा सकती हैं, कुछ मोड़ने पर टूट जाती कुछ मोड़ने हेतु बल लगाने पर टूट जाती हैं। जब हम एक प्लास्टिक की बोतल में गर्म जल डालते हैं तो वह विकृत हो जाती है, अर्थात उसके आकार में परिवर्तन हो जाता है। हमने देखा कि कोई बोतल ऐसी होती है, सब लगभग कुछ बोतलें ऐसी होती हैं जिनमें गर्म भरा जाता है पदार्थ, तो वो थोड़े मजबूत प्लास्टिक की होती हैं, जबकि कुछ बोतलें ऐसी होती हैं जब उनमें गर्म जल भरा जाता है तो वो अपने आकार में परिवर्तन कर लेती हैं। ऐसा क्यों होता है? प्लास्टिक के गर्म करने पर आसानी से विकृत हो जाता है और सरलतापूर्वक मुड़ जाता है। यानी हम ये कह सकते हैं कि प्लास्टिक जो है उसको गर्म किया जाता है तो गर्म करने पर आसानी से विकृत हो जाता है और सरलतापूर्वक मुड़ जाता है। और ऐसा जो प्लास्टिक होता है ना, उसको कहते हैं हम थर्मोप्लास्टिक। थर्मोप्लास्टिक की परिभाषा हो गई है प्लास्टिक जो गर्म करने पर आसानी से विकृत हो जाता है और सरलतापूर्वक मुड़ जाता है, थर्मोप्लास्टिक कहलाता है। जैसे पॉलीथीन और पीवीसी, ये इसके उदाहरण हो गए। ये इसके क्या हो गए? उदाहरण। थर्मोप्लास्टिक के कुछ उदाहरण हैं। इनका उपयोग खिलौने, कंघियाँ, विभिन्न प्रकार के पात्रों के बड़े पैमाने पर निर्माण हेतु बनाए जाते हैं। दूसरी ओर कुछ प्लास्टिक ऐसे होते हैं जिन्हें एक बार सांचे में डाला जाता है तो उन्हें ऊष्मा देकर नरम नहीं किया जा सकता, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक कहलाते हैं। देखो, प्लास्टिक दो प्रकार के होते हैं, एक तो होता है थर्मोप्लास्टिक, एक होता है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। थर्मो जो प्लास्टिक हैं उनको हम ऊष्मा देकर के आकार को बदल सकते हैं, और जैसे उसमें पॉलीथीन है, पीवीसी है आदि है। जबकि ऐसे प्लास्टिक भी होते हैं जो हम एक बार उनको आकृति दे देते हैं तो उसके बाद उन्हें दूसरे आकार में नहीं बदला जा सकता, जैसे बेकेलाइट और मेलामाइन। बेकेलाइट क्या होता है? जो हमारे घरों के स्विच होते हैं, जो चटकनियाँ होती हैं, वो बेकेलाइट के द्वारा बनती हैं। बेकेलाइट ऊष्मा और विद्युत का कुचालक होता है। यह बिजली के स्विच, विभिन्न बर्तनों के हत्थे आपने देखा होगा कि जो हमारा कुकर होता है उसके हत्था भी होता है आदि बनाने में किया जाता है। और मेलामाइन एक बहुत उपयोगी पदार्थ है। यह आग का प्रतिरोधक है। यह आग का यानी इसमें आग नहीं लगती है तथा अन्य प्लास्टिकों की अपेक्षा ऊष्मा को सहन करने की क्षमता अधिक होती है। इस कारण इसके जो उपयोग है वो फर्श के द्वारा जो टाइलें होती हैं उसको बनाने में किया जाता है। रसोई के बर्तन जो होते हैं और कपड़े बनाने के उपयोग में लिया जाता है, जो आग का प्रतिरोध करते हैं। थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के विभिन्न उपयोगों को प्रदर्शित किया गया है। जैसे ये जो स्विच है ये थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का बना हुआ है, और विभिन्न प्रकार के जैसे ये बर्तन हैं, यह भी एक प्रकार से थर्मोसेटिंग है। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक से निर्मित वस्तुएं हैं ये सभी। इनको एक बार जब हम आकार में ढाल देते हैं तो उसके बाद दूसरे आकार में नहीं ढाला जा सकता। अब देखिएगा, ये थर्मोप्लास्टिक जो कि बाल्टी है, बाल्टी के साथ जो डोरियों पर चढ़ने वाली जो एक प्रकार से वो प्लास्टिक है, उससे पिघल सकती है। अर्थात ऐसे प्लास्टिक जो पिघल करके दूसरे आकार में बदले जा सकते हैं वो। हाँ जी, तो जैसे पॉलीथीन है, बाल्टियाँ हैं और बोतलें हैं, इनको और डिस्पोजल जो ग्लास हैं वह भी। अब देखिएगा आगे विकल्प पदार्थ प्लास्टिक। आज यदि हम कोई खाद्य सामग्री, जल, दूध, अचार, सूखे मेवे आदि के संचयन करने की सोचें तो प्लास्टिक पात्र सबसे सुविधाजनक लगते हैं। इसका कारण हल्का भार, वजन में बहुत ही हल्के होते हैं। कम कीमत, क्योंकि जो पैसे होते हैं उसमें कम कीमत में आ जाते हैं। अच्छा सामर्थ्य और उपयोग में आसानी से लिए जा सकते हैं। धातुओं की अपेक्षा हल्के होने के कारण प्लास्टिक का उपयोग कारों, वायुयान और अंतरिक्ष यानों में किया जाता है। कारों के डैशबोर्ड बनाने में प्लास्टिक का उपयोग किया जा रहा है। क्यों? क्योंकि ये वजन में हल्के होते हैं। अंतरिक्ष यानों में किया जा रहा है
उपयोग की यह सूची असीमित है। यदि हम चप्पल, फर्नीचर और सजावट की वस्तुएं आदि से गिनना प्रारंभ करें तो बहुत सारी मात्रा में ऐसे उपयोगी सामग्री मिलेगी हमें जो कि हमारे लिए जो हम उपयोग कर रहे हैं और वह प्लास्टिक से बनी हुई है। आइए प्लास्टिक के अभिलाक्षणिक गुणों की विवेचना करें। और भी प्लास्टिक के ऐसे कौन कौन से गुण हैं? हमने पहले जो जाना था वो रेशों के अभिलाक्षणिक गुण या गुणों की या विशेषताओं के बारे में जाना। अब देखिएगा प्लास्टिक की जो है उसके और क्या क्या गुण हैं। तो सबसे पहला है प्लास्टिक अनविक्रियाशील है। यानी हम ये कैसे हैं, जो ये लिख रहा है इसमें अनविक्रियाशील, इसे कह सकते हैं हम अक्रियाशील, यानी किसी से भी क्रिया नहीं करता है। आप जानते हैं कि लोहे जैसी धातुओं को जब नमी और वायु में खुला छोड़ दिया जाता है तो उसमें जंग लग जाती है, परंतु प्लास्टिक जल और वायु से अभिक्रिया नहीं करते। इनका संचारण आसानी से नहीं होता, इसलिए इनका उपयोग बहुत से रसायन सहित विभिन्न प्रकार के पदार्थों के संचयन हेतु किया जाता है। देखिए जो प्लास्टिक होते हैं ना वो क्रियाशील नहीं होते हैं, यानी वायु से जल से क्रिया करके कोई भी अन्य प्रभाव नहीं दिखाते हैं। जबकि लोहा है वह वायु और जल के संपर्क में आते हैं, उसमें जंग लग जाती है। लेकिन हमारा जो प्लास्टिक होता है उसमें इस प्रकार की कोई भी घटना नहीं होती है और इसमें इसीलिए विभिन्न रसायनों को संचयन का मतलब है रखा जाता है। और संचयन के साथ साथ जो वस्तुएं जिनको हम रखते हैं वो भी उसमें सुरक्षित बनी होती हैं, जल और वायु से बचाती हैं। यानी जो ये प्लास्टिक है बस स्वयं वायु और जल से और मतलब स्वयं अक्रियाशील है, इसी कारण इसमें रखने वाली जो वस्तुएं होती हैं वो भी दूसरे पदार्थों से क्रियाशील नहीं हो पाती हैं। अब देखिएगा प्लास्टिक हल्का, प्रबल और चिरस्थायी होता है। दूसरा जो गुण है वह है प्लास्टिक हल्का होता है वजन में, प्रबल और चिरस्थायी। प्रबल का मतलब है मजबूत। अब देखिए पूर्व काल में उपयोग में आने वाली बाल्टियों के बारे में आपने माता पिता और दादा दादी से बात कीजिए। तो पुराने समय में जो आने वाली जो बाल्टियाँ थीं वो लोहे की हुआ करती थी। किस पदार्थ की बनी बाल्टियाँ और मग आज आप उपयोग में ले रहे हैं? तो आज हम बाल्टियाँ और मग जो उपयोग में ले रहे हैं वो प्लास्टिक की ले रहे हैं। प्लास्टिक पात्रों को उपयोग में लाने से क्या लाभ हैं? क्योंकि प्लास्टिक बहुत हल्का, क्षय, प्रबल, चिरस्थायी और विभिन्न आकारों और साइजों में डाला जा सकता है, अतः यह विभिन्न उद्देश्यों हेतु उपयोग में लाया जाता है। प्लास्टिक सामान्यतः घरेलू सामान्यतः धातुओं की अपेक्षा सस्ते होते हैं। जो प्लास्टिक होते हैं वो सस्ते होते हैं। ये उद्योग और घरेलू कार्यों में व्यापक रूप से उपयोग में लिए जाते हैं। विभिन्न प्रकार के प्लास्टिक पात्रों की सूची बनाइए और दैनिक जीवन में उपयोग में, यानी आपको सूची बनानी है कि कौन कौन से जो प्लास्टिक हैं जिनका उपयोग हमारे द्वारा घरों पर किया जा रहा है। अब हम जो तीसरी बात जानेंगे, प्लास्टिक कुचालक होता है। यह हम अगले क्लास में जानेंगे। अब तक हमने जो प्लास्टिक है वो दो प्रकार के पढ़े। प्लास्टिक जो हैं थर्मोप्लास्टिक, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक पढ़ने के बाद हमने इस प्लास्टिक की विशेषताओं के बारे में जाना और विकल्प जो पदार्थ प्लास्टिक है उसके बारे में जाना। और उसके बाद जो प्लास्टिक है उसके अनेक अभिलाक्षणिक गुणों में सबसे पहला जो अभिलाक्षणिक गुण था वह था जो प्लास्टिक है यह अक्रियाशील होते हैं, अनविक्रियाशील होते हैं और प्लास्टिक हल्के होते हैं, प्रबल और चिरस्थायी होते हैं। इस प्रकार हमने जाना। और अब हमारी जो अगली क्लास होगी वह इस पाठ का जो अगला जो बिंदु है कि प्लास्टिक विद्युत के कुचालक होते हैं, प्लास्टिक कुचालक है, इसके बारे में हम जानेंगे।